फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके आज से 300 साल पहले तक अकेले भारत का जीडीपी पूरे दुनिया के जीडीपी का 25 से 35% था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के हिस्टोरिकल जीडीपी एस्टिमेट्स के हिसाब से, और उसके पहले भारत का जीडीपी शेयर उससे भी ज्यादा था। अब सभी ने भारत के हजारों साल पुराने एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम के बारे में सुना ही होगा, जिसने भारत को दुनिया की एक मेजर इकोनॉमी बनाए रखा। इस सोने की चिड़िया के प्रोग्रेस को कोई देख नहीं पाता था, इसीलिए सब इस पर राज करना चाहते थे। गुरुकुल सिस्टम पे चर्चा करने से पहले हमारे लिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। एक सोसाइटी या देश के विकास के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और इंडिया शुरू से एजुकेशन के फील्ड में कितना डेवलप था ये सभी को पता होना चाहिए। ना सिर्फ शिक्षा, भारत हर एक फील्ड में डेवलप था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे भारत के महान साइंटिस्ट और फिलोसोफर जैसे आर्यभट्ट और सुश्रुत हजारों साल पहले जीरो के कॉन्सेप्ट से लेके पाई के वैल्यू तक, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम से लेके अर्थ के रोटेशन तक, केमिस्ट्री और मेडिसिन से लेके प्लास्टिक सर्जरी और योगा तक, ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट्स पे डिटेल्ड किताबें लिख चुके हैं। आज के टाइम पे शायद ही कोई होगा जिसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया या इसका क्रिटिसिज्म नहीं सुना। बच्चे ठीक से सीख नहीं पा रहे, कुछ उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हजार प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम में। यूरोप का रेनेसांस पीरियड और एनलाइटनमेंट एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत भी भारत से ही हुई थी। यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, दुनिया भर से लोग भारत में आते थे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और इस सब के सेंटर में था भारत का गुरुकुल सिस्टम। ये एंशिएंट इंडिया का एक मेजर प्रिमिटिव सिस्टम था, और आजकल लोगों का इस सिस्टम में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्या था इस सिस्टम में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। गुरुकुल दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु और कुल। कुल का मतलब फैमिली या घर, गुरुकुल का मतलब हुआ गुरु का घर। इस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में शिष्य गुरु के साथ रहते थे, उनके आश्रम में, एक कम्युनिटी की तरह। यहाँ फिलॉसफी, साइंस, आर्ट्स जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स और स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जाता था। जहाँ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रोट मेमोराइजेशन या रट्टा मारने पे ज़्यादा फोकस करता है, वहीं गुरुकुल सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उनका ध्यान कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को समझने में ज़्यादा होता था और फैक्ट्स और फिगर्स को याद रखने में कम। इससे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली समझ पाते थे और नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते थे। यहाँ मेमोराइजेशन बस कुछ बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का ही होता था। गुरुकुल में सारे शिष्यों के लिए कोई एक स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं था। आज के सिस्टम की तरह वहाँ हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता था। उनके नीड्स, क्वालिटीज़ और इंटरेस्ट्स के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता था, और उनका जिस भी फील्ड में टैलेंट हो उन्हें उसमें और बेहतर बनाया जाता था। मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस, मेडिसिन जैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो वेदों से इंस्पायर्ड होते थे। जैसे म्यूज़िक, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिस्टम सामवेद से इंस्पायर्ड है। वैसे ही इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स अथर्ववेद से इंस्पायर्ड होते थे। यहीं से हमें एंशिएंट इंडिया के फेमस टेक्स्ट्स मिले, जैसे आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, महर्षि सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, पतंजलि के योग सूत्र, संस्कृत ग्रामर पर लिखी किताब अष्टाध्यायी, वेदांत और उपनिषद, और ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट्स। वैसे ही एग्ज़ाम्स और असेसमेंट्स तब भी होते थे, लेकिन फॉर्मल एग्ज़ाम्स पे कम ध्यान दिया जाता था। आज के समय पे एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस उसके मार्क्स के बेसिस पर जज किया जाता है। 97% वाले स्टूडेंट को उसके फैमिली में आइंस्टाइन जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन दुविधा ये है कि आइंस्टाइन के मार्क्स स्कूल टाइम पे जनरली ख़राब ही होते थे, और जीनियस होने के बावजूद वो कभी भी टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट नहीं रहे, क्योंकि उन्हें रट्टा मारना पसंद नहीं था। गुरुकुल में गुरु एक शिष्य के प्रोग्रेस को खुद जज करते थे, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन और प्रैक्टिकल ज्ञान के डेमोन्स्ट्रेशन से, ना कि स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर।
स्टूडेंट्स के ओवरऑल प्रोग्रेस जैसे उनके मॉरल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए आज की तरह उन्हें भी एक डेली रूटीन को फॉलो करना होता था। इससे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन सीखते थे। डिप्रेस्ड और डाउन फील करने पे बच्चे आज की तरह सिर्फ तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द नहीं बोलते थे। वो खुद के प्रॉब्लम्स को समझ के उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालते थे। डेली एक्टिविटीज की बात करें तो स्टूडेंट्स का दिन शुरू होता था जल्दी उठने से। एक्सरसाइज और फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। स्टूडेंट्स 2 या 3 शिफ्ट्स में क्लासेस करते थे और साफ सफाई से लेके खाना बनाने तक सारे स्किल्स सीखते थे। जीने का सही तरीका भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था और शिष्य भी गुरु की तरह एक सिंपल जिंदगी जीते थे। तर्क शास्त्र या डिबेट का कॉन्सेप्ट भी गुरुकुल से ही आया है, जो कि उस टाइम पे बहुत कॉमन होता था शिष्यों के क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग और नॉलेज को डेवलप करने के लिए। क्लासेस ज़्यादातर बाहर नेचर के बीच हुआ करती थी। इससे स्टूडेंट्स नेचर और दुनिया से जुड़े रहते हुए उसे रिस्पेक्ट करना सीखते थे और नेचर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझते थे। यहीं से गुरु दक्षिणा का भी कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उस समय पे एजुकेशन एक पवित्र चीज मानी जाती थी, इसीलिए शिष्यों से कोई फिक्स्ड फी नहीं ली जाती थी। गुरु से ज्ञान मिलने के अप्रिसिएशन में शिष्य गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देते थे सम्मान के लिए। कभी कभी ये दक्षिणा एक टास्क या गोल के रूप में स्टूडेंट से डिमांड की जाती थी, जिसको स्टूडेंट्स को अचीव करना होता था। फिर आता है 1835 में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस बेबिंगटन मकॉले का द मिनट ऑन एजुकेशन, जिसको हम इस बदनाम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव भी कह सकते हैं। मकॉले का रिपोर्ट इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को शुरू करने के लिए लाया जाता है। इसमें मकॉले बोलता है कि एजुकेशन के लिए जो भी फंड्स है वो सब इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए और संस्कृत और पर्शियन एजुकेशन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और इंडिया के सारे लैंग्वेजेस और लिटरेचर बेकार है, किसी काम के नहीं। ये आगे कहता है कि किसी भी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ पूरे इंडिया और अरेबिया के नेटिव लिटरेचर के बराबर है। मकॉले के लिए विद्वान या इंटेलेक्चुअल वही था जो इंग्लिश साहित्य पढ़ता था और उसके लिए लिटरेचर का मतलब था इंग्लिश लिटरेचर, और दूसरे किसी भाषा के लिटरेचर को वो लिटरेचर मानता ही नहीं था। मकॉले को महान रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय का फुल सपोर्ट मिला, क्योंकि वो इंग्लिश एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझते थे और उनके हिसाब से संस्कृत में एजुकेशन बहुत मुश्किल था। मकॉले के एजुकेशन का पर्पस था एक भारतीय बुद्धिजीवियों या इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के क्लास को तैयार करना, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए और वेस्टर्न थॉट्स समझते हो, जिनका रंग और खून इंडियन होगा लेकिन इनके बोलने, चलने और सोचने का तरीका ब्रिटिश होगा। कमाल की बात है ना। आज इन्हीं क्वालिटीज़ और फीचर्स को हम मॉडर्न होने से जोड़ते हैं। तो ऐसे ही ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स तैयार किए जा रहे थे अपने खुद के लोगों की गुलामी में ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए, और तब से एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। अब आज की दुनिया में तो गुरुकुल सिस्टम को फिर से लागू करने की सोचना प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि वो समय अलग था। लेकिन वो सिस्टम और सारे प्रैक्टिसेस हमारे लिए इंस्पिरेशन और गाइडेंस का काम कर सकते हैं। उस समझदारी से हम आज के एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ गुरुकुल ही नहीं, हमें गुरुकुल जैसी हर उस सिस्टम को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे हमें अच्छे वैल्यूज़ मिले और दुनिया को समझना और आसान हो जाए। क्योंकि भारत से, यूरोप से या कहीं से भी आए ज्ञान तो ज्ञान होता है। इसका पर्पस हमारे जीवन को मेंटली और स्पिरिचुअली बेहतर बनाना होना चाहिए। थैंक यू हमारे सब्सक्राइबर को इस वीडियो के टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास भी अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं।